जीवन सत्ता का चैतन्य स्वरूप। A.N. विडगेरी ने अपनी पुस्तक कंटेम्परेरी थॉट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि सांसारिक अस्तित्व के संबंध में जितनी खोजें की जा रही हैं उतना मानवीय अस्तित्व के बारे में नहीं खोजा जा रहा है। लगता है मानवीय सत्ता, महत्ता और उसकी आवश्यकता को आंखों से ओझल ही किया जा रहा है, अथवा चेतन को जड़ का अनुगामी सिद्ध किया जा रहा है। बौद्धिक प्रगति ये बढ़ते हुए चरण में हमें सुख शांति के केंद्र से हटाकर ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां हम यांत्रिक अथवा रासायनिक बोलने सोचने वाले उपकरण मात्र बनकर रह जाएंगे। तब हम साधना संपन्न कितने ही क्यों ना हो, सभ्यता और संस्कृति की गरिमाओं से हमें सर्वथा वंचित ही होना पड़ेगा। जड़ जीवन के लिए बाध्य की गई चेतना कितनी अपंग हो जाएगी। जब यह कल्पना करते हैं तो प्रतीत होता है कि विकास की दिशा में चल रही हमारी दौड़ विनाश में अधिक सहायक सिद्ध होगी। कई रूपों में हम अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक अच्छे समय में रह रहे हैं। आज एक विधि तथा नियम का स्थिर शासन और निश्चित संविधान है। व्यक्तिगत संपत्ति एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति अधिक सुरक्षित है। विज्ञान की प्रगति के कारण मृत्यु दर घटी है। व्याधियों पर नियंत्रण किया जा रहा है। औसत आयु बढ़ रही है। शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है। देशभक्ति जगी है। सुविधा सामग्री सस्ती तथा सामान्य हो गई है। शासन की व्यवस्था में जनता का हाथ है। इतना सब होते हुए भी एक भारी क्षति मानवीय दृष्टिकोण का स्तर बहुत नीचा गिर जाने की हुई है। आज सर्वाधिक ज्ञानी, सर्वाधिक धनवान और सर्वाधिक सामर्थ्यवान लोगों का दृष्टिकोण भी संकीर्ण और स्वकेंद्रित हो रहा है। वर्तमान से आगे की उनकी चिंताएं तथा रुचियां जाती रही हैं। आत्मा के संबंध में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं और न यह सूझ पड़ रहा है कि मानव जाति का भविष्य बनाने के लिए और बिगाड़ को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। खोज और प्रगति के लिए मात्र भौतिक क्षेत्र में ही अपने को अवरुद्ध कर लेना हमारे लिए उचित ना होगा। यह और भी अधिक आवश्यक है कि जिस जीवधारी के लिए प्रकृति की शक्तियों को करतलगत करके विपुल सुविधा साधन जुटाए जा रहे हैं, उसकी अपनी हस्ती क्या है, इस पर भी विचार किया जाए और यह भी खोजा जाए कि जीवन सत्ता का विस्तार विकास किस हद तक सुख शांति की आवश्यकता पूर्ण कर सकता है। विज्ञान का यह पक्ष भी कम उपयोगी और कम महत्वपूर्ण नहीं समझा जाना चाहिए। अभावों और असुविधाओं से लड़ने और प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए जीवधारी की संकल्प शक्ति को प्रखर बनाया जाना चाहिए। साधनों की बहुलता तो मनुष्य को अकर्मण्य और अशक्त बनाती चली जाएगी। प्रगति का मूल आधार विचार प्रवाह एवं संकल्प बल ही रहा है। जीवधारियों की प्रगति का इतिहास इन्हीं उदाहरणों से भरा पड़ा है। सृष्टि के आरंभ में बहुकोशीय जंतुओं की बनावट बहुत ही सरल थी। स्पंज, हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल, सी एनीमोन आदि ऐसे ही बहुकोशीय जीव थे। इनके आहार और मल विसर्जन के लिए शरीर में एक ही द्वार था। इसके बाद क्रमशः सुधार होता चला गया। आहार और मल विसर्जन के लिए 2 द्वार खुले। फिर हड्डियां विकसित हुई, मेरुदंड बना। बिना खोपड़ी वाले जानवर धीरे धीरे खोपड़ी वाले बने। जलचरों ने थल में रहना सीखा। फिर तो कुछ हवा तक में उड़ने लगे। यही विकास क्रम उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज प्राणियों में अग्रगामी हुआ। स्तनपायी जीवों की काया जैसे जैसे वृद्धिमान होती गई वैसे उनमें अनेक प्रकार की शक्तियों और विशेषताओं का विस्तार हुआ। तदनुसार ही उनकी इंद्रियों की क्षमता एवं अवयवों की संरचना परिष्कृत होती चली गई। इसी लंबी मंजिल को पार करते हुए जीवन आज की स्थिति तक बढ़ता चला आया है।
विकासवाद के अनुसार दुनिया के प्राचीनतम और सर्वोत्तम जीव प्रोटोजोन्स वर्ग के हैं। इन जीवों का शरीर एक कोशीय होता है। उदाहरण के लिए अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, वर्टिसेला आदि का आरंभ एक कोशीय जीव के रूप में हुआ था। पीछे इनमें से कुछ ने सुरक्षा और सुविधा के लिए परस्पर मिलजुल कर रहना आरंभ कर दिया। बालकॉक्स नामक जीव छोटी छोटी कॉलोनी बनाकर रहने लगे। इन्होंने अपने अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व बांटे और मिलजुल कर रहने के लिए आवश्यक व्यवस्था क्रम का सूत्र संचालन किया। उनमें से कुछ आहार जुटाने, कुछ वंश वृद्धि करने, कुछ सुरक्षा संभालने, कुछ सूत्र संचालन और कुछ वर्ग के लिए विविध श्रम साधना करने में तत्पर हो गए। हमें इस आदिमकालीन वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं। इस सहयोग व्यवस्था के फलस्वरूप जीवन विकास में तीव्र गति उत्पन्न हुई और बहुकोशीय मल्टीसेल्युलर जंतुओं का उद्भव संभव हुआ। सृष्टि के आदि में जीव बहुत ही छोटे एवं आकार और बनावट में बहुत ही सरल थे। धीरे धीरे समय के साथ वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों में सरल से जटिल और जटिल से जटिलतम होते गए। प्रकृति की इस मौलिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सृष्टि बनी और विविधता का सूत्रपात हुआ। सरल जीवों को जटिल जीवों में बदलने की प्रक्रिया को विकास कहते हैं। इस विकासवाद को समझने के लिए विभिन्न सूत्र जो समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से सामने रखे, उन्हें विकासवाद के सिद्धांत कहते हैं। इन्हें कई वैज्ञानिकों ने विविध तर्कों, तथ्यों और उदाहरणों सहित प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है। लेमार्क और ह्यूगो डिब्रीस ने पिछली शताब्दी में इस संदर्भ में बहुत कुछ खोजा और बहुत कुछ कहा है। इस शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। विकासवाद के सिद्धांत के समर्थकों में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हीकल्स भी आते हैं। उनके अनुसार मनुष्य शरीर का विकास एक कोशीय जीव प्रोटोजोन से हुआ। पहले अमीबा, अमीबा से स्पंज, स्पंज से हाइड्रिस, फिर जेलीफिश मछली, मेंढक, सांप, छिपकली, चिड़िया, घोड़े आदि से विकसित होता हुआ आदमी बना। इसके लिए पहला जीवों के अवलीय अवशेषों, दूसरा विभिन्न प्राणियों की शारीरिक बनावट के तुलनात्मक अध्ययन और तीसरा थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, अर्थात जिस अंग का प्रयोग ना किया जाए वह घिसता और नष्ट होता चला जाता है। उदाहरण के लिए पहले मनुष्य पेड़ों पर रहता था। उछलकर चढ़ने के लिए पूंछ आवश्यक होती थी, तब मनुष्य की पूंछ थी। इसका निशान टेल्वर ट्रिबी के रूप में अभी भी शरीर में है। पर जब मनुष्य पृथ्वी पर रहने लगा, पेड़ों पर चढ़ने की आवश्यकता ना पड़ी, तो पूंछ का प्रयोग भी बंद होता गया और वह अपने आप में घिस गई। इन तीन उदाहरणों से यह सिद्ध किया जाता है कि मनुष्य शरीर कैसे विकसित हुआ है। एक शरीर से दूसरे शरीर के विकास का समय इतना लंबा है कि इन परिवर्तनों को सही मान लेना बुद्धि संगत नहीं जान पड़ता। प्रकृति के परमाणुओं में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक बीज से दूसरे बीज वाला पदार्थ पैदा किया जा सके, भले ही उसके लिए भिन्न प्रकार की जलवायु प्रदान की जाए। जलवायु के अंतर से फल के रंग और आकार में तो अंतर आ सकता है, पर बीज के गुणों का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। सेल फिजियोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विभाग कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर F.C. स्टीवर्ट ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक गाजर काटी, उसका विश्लेषण करके पाया कि वह असंख्य कोशिकाओं की बनी हुई है। उन सभी कोशिकाओं के गुण समान हैं। कुछ कोशिकाओं को निकालकर कांच की नलियों में रखा, खाद्य के रूप में नारियल का पानी दिया। कोशिका जो संसार में जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह इस खाद्य के संसर्ग में आते ही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 के अनुपात में बढ़ने लगी और प्रत्येक कोशिका ने एक स्वतंत्र गाजर के पौधे का आकार ले लिया।
इस प्रयोग से दो बातें सामने आती हैं। पहली, कोश अपने भीतर की शक्ति बढ़ाकर अपनी तरह के कोश बना सकते हैं। दूसरी, किंतु नई जाति का कोश बना लेना किसी अन्य कोश के लिए संभव नहीं। यदि ऐसा होता तो नारियल के पानी के आहार के साथ गाजर का कोश किसी अन्य प्रकार के वृक्ष और फल में बदल गया होता। प्रकृति की यह विशेषता विकासवाद के साथ स्पष्ट असहमति है। एक कोशीय जीव प्रोटोजोआ से मनुष्य का विकास तथ्य नहीं रखता, जोड़ गांठ करके बनाया गया तिल का ताड़ मात्र है। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज की बात में तो भी कुछ दम है। इससे इच्छा शक्ति की सामर्थ्य का पता चलता है। यदि हमारे मस्तिष्क में किसी जबरदस्त परिवर्तन की आकांक्षा हो तो निश्चय ही वह कोशों के संस्कार, सूत्रों, जीन्स, कोश में बटी हुई रस्सी की तरह का अति सूक्ष्म अवयव, जिस पर कोशों के विकास की सारी संभावनाएं और भूत का सारा इतिहास संस्कार रूप में अंकित रहता है, को बदल सकता है। यदि संस्कार सूत्र, जीन्स बदल जाए तो नए बीजों में परिवर्तन आ सकता है, पर यह सब चेतन इच्छा शक्ति के द्वारा ही संभव है, किसी वैज्ञानिक प्रयोग से नहीं। उपर्युक्त तथ्यों पर ध्यान देने से इसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि अभाव ही नहीं, अदक्षता और असमर्थता का निराकरण भी संकल्प शक्ति को विकसित करके ही किया जा सकता है। क्रमिक विकास खोजों से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे बताती हैं कि भावी प्रगति की जो भी योजनाएं बनाई जाएं, उनमें मानवीय विचारणा, भावना और आंतरिक प्रखरता को उच्च स्तरीय बनाने को सर्वोपरि प्रधानता दी जाए। मनुष्य इसी अवलंबन के सहारे अन्य जीवों की तुलना में अधिक आगे बढ़ सका है। उसके भावी मनोरथ भी इसी आधार को और भी अधिक दृढ़ता के साथ अपनाने से पूरे हो सकेंगे। वैज्ञानिक जीव तत्व को रासायनिक पदार्थ मात्र मानकर एक विचित्र उलझन में उलझ गए हैं। वे भूल जाते हैं कि रसायन की जड़ता चेतना के भीतर संकल्प शक्ति और आकांक्षाओं का विस्मयकारी प्रभाव कैसे उत्पन्न कर सकती है। जीवधारी का रासायनिक आधार प्रोटोप्लाज्मा ही सब कुछ नहीं है। अब उसके भीतर अव्यक्त जीवन रस ईडोप्लाज्मा की सत्ता भी स्वीकार कर ली गई है। वंश परंपरा केवल रासायनिक ही नहीं है, उसके पीछे अभिरुचियां, आस्थाएं, भावनाएं और ना जाने ऐसा क्या कुछ भरा हुआ है जिसकी व्याख्या रासायनिक द्रव्यों के आधार पर नहीं हो सकती। चेतना की एक अतिरिक्त श्रृंखला की स्वतंत्र गति स्वीकार किए बिना ईडोप्लाज्मा के क्रियाकलापों की व्याख्या हो ही नहीं सकती। एक ही स्थान पर जड़ और चेतन एकत्रित हो सकते हैं सो ठीक है, पर दोनों एक नहीं हैं। इनकी सत्ताएं स्वतंत्र हैं, भले ही वे एक दूसरे के पूरक हों, पर इन्हें एक ही मान बैठना भूल होगी। जीवन के व्याख्याकारों ने इनके संबंध में विविध प्रकार के मत व्यक्त किए हैं। गतिशीलता, समर्थता, चेतना, विकास की क्षमता, भोज्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिणत कर सकना, जन्म दे सकने की क्षमता आदि आदि कितनी शर्तें जीवन अस्तित्व के साथ जोड़ी गई हैं। ये सारी विशेषताएं प्रोटोप्लाज्मा में सीमित नहीं हो सकती। इनके लिए कुछ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है। हमारी भावी खोज और दिलचस्पी इस अद्भुत अतिरिक्तता पर ही केंद्रित होनी चाहिए, जो जड़ परमाणुओं के सीमित क्रियाकलाप से कहीं अधिक ऊंची है। विज्ञानवेत्ता रासायनिक विश्लेषण से भी कभी आगे बढ़ते हैं तो विद्युतीय स्फुरणा के रूप में प्राण चेतना की व्याख्या करने लगते हैं। मनुष्य शरीर में बिजली का विपुल भंडार भरा पड़ा है, यह ठीक है, और यह भी सत्य है कि मस्तिष्क से विचारों के कंपन विद्युत प्रवाह के ही रूप में निकलते हैं और शारीरिक आंतरिक प्रक्रिया संपन्न करते हैं। साथ ही विश्व ब्रह्मांड में हलचल उत्पन्न करके अगणित मस्तिष्कों पर अपना प्रभाव डालते हैं और जड़ पदार्थों की दिशा मोड़ते हैं। किंतु यह मान बैठना उचित ना होगा
कि यह बिजली बादलों में कड़कने वाली धूप गर्मी के रूप में अनुभव होने वाली तथा बिजली घरों में उत्पन्न होने वाली के स्तर की बिजली है। भौतिक बिजली और प्राण शक्ति में मौलिक अंतर है। प्राण के कारण शरीर और मस्तिष्क में बिजली पैदा होती है, किंतु यह सामान्य भौतिक विद्युत तक सीमित ना होकर अनंत अद्भुत क्षमताओं से परिपूर्ण है। मानवीय विद्युत आकर्षण का संयुक्त स्वरूप प्राण है। इसे विश्वव्यापी महाप्राण का एक अंश भी कहा जा सकता है, क्योंकि भौतिक जगत में और चेतन संवेदनाओं में जो कुछ स्फुरणा रहती है, उनका समन्वित समीकरण मानवीय प्राण सत्ता में देखा जा सकता है। प्रोजेक्टिज्म ऑफ एस्ट्रल बॉडी के लेखक ने बताया है कि शरीर की स्थूल रचना अपने आप में अद्भुत है, पर यदि उसके भीतर काम कर रहे विद्युत शरीर की क्रिया प्रक्रिया को समझा व जाना जा सके तो प्रतीत होगा कि उसमें सूर्य से तथा अन्य ग्रह नक्षत्रों से धरती पर आने वाले ज्ञात और अविज्ञात किरणों का भरपूर समन्वय विद्यमान है। गामा, बीटा, एक्स, लेजर, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड आदि जितने भी स्तर की शक्ति किरणें भूमंडल में भीतर और बाहर काम करती हैं, इन सब का समुचित समावेश मनुष्य के शरीर में हुआ है। स्थूल शरीर जड़ पदार्थों के बंधनों से बंधा होने के कारण असीम है, पर सूक्ष्म शरीर की संभावनाओं का कोई अंत नहीं। इसका निर्माण ऐसी इकाइयों से हुआ है जिनकी हलचलें ही इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के क्रियाकलाप उत्पन्न कर रही है। जीवन तत्ववेत्ता E.K. लैंकास्टर ने अधिक गहराई तक जीवन तत्व की खोज करने के उपरांत उसे भौतिक जगत में चल रही समस्त क्रिया प्रक्रियाओं से भिन्न स्तर का पाया। उसके निरूपण के लिए जो भी सिद्धांत निर्धारित किए वे सभी छोटे पड़े। अस्तु, उन्होंने कहा, जीवन सत्ता के बारे में मानव बुद्धि कुछ ठीक निरूपण शायद ही कर सके। उसकी व्याख्या भौतिक सिद्धांतों के सहारे कर सकना संभवतः भविष्य में भी संभव ना हो सकेगा। जीवन एक ऐसा स्वतंत्र विज्ञान है जिसकी नाप तौल पदार्थ विद्या के बटखरों से नहीं हो सकेगी। निर्जीव पदार्थ का केवल अस्तित्व है, उनमें ना अनुभूति है और ना जीवन। पौधों में अस्तित्व और जीवन है, पर ज्ञान का अभाव है। प्राणियों में अस्तित्व, जीवन और अनुभूति है, परंतु ज्ञान या स्वतंत्र इच्छा विकसित अवस्था में नहीं है। इसके विपरीत मनुष्य में ये सब गुण विद्यमान है। इसमें अस्तित्वपूर्ण जीवन, अनुभूति, ज्ञान और स्वतंत्र इच्छा शक्ति का समन्वय है। इस प्रकार इसे चेतना के सुविकसित स्तर पर प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। जड़ और चेतन की आणविक हलचलों में समानता हो सकती है, पर यह किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता कि जड़ का विकास इतना अधिक हो सके कि वह चेतना के उच्चतम स्तरों की परतें उखाड़ता चला जाए। अस्तु, हार थक कर वे अन्य प्रकार के उपहासास्पद निष्कर्ष निकालने लगते हैं। उदाहरण के लिए केल्विन, हैमरीज, किचटर, अर्नेयस की मान्यता है, जीवन किसी अन्य लोक से भूलता भटकता पृथ्वी पर आ पहुंचा है। टेंडाल और पास्च्योर की मान्यता थी कि जीवन से ही उत्पन्न हो सकता है। आरंभ में सेल अपने आप अपनी वंशवृद्धि किया करते थे, पीछे नरमादा संयोग का क्रम चला। इसी प्रकार भीतरी बाहरी अवयवों की संख्या एवं क्षमता भी क्रमशः ही विकसित हुई है। जड़ से चेतन की उत्पत्ति अथवा पदार्थ का जीवन में परिवर्तन उन्होंने अशक्य माना है। चेतना को वे स्वतंत्र सत्ता ठहराते हैं। ब्रह्मांडव्यापी महाशक्तियों में गुरुत्वाकर्षण की क्षमता सर्वविदित है। आकाश में समस्त ग्रह नक्षत्र इसी के आधार पर टिके हुए हैं और जीवित हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति, विद्युत चुंबकीय क्षमता अगणित भौतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। प्रकाश, ताप, ध्वनि, विद्युत, रासायनिक परिवर्तन आदि के जो क्रियाकलाप इस जगत में चल रहे हैं,
उनके मूल में यही शक्ति काम कर रही है। ईथर अपने विभिन्न आकार प्रकारों में वस्तुओं पर शासन स्थापित किए हुए है। यह विद्युत चुंबकीय क्षमता मात्र जड़ नहीं है। यदि वह जड़ ही होती तो अणु परमाणुओं की संरचना में जो अद्भुत व्यवस्था दिखाई पड़ती है उसके दर्शन नहीं होते। साथ ही चेतन प्राणियों में दूरदर्शिता, आकांक्षा, भावना जैसी कोई विशेषता न होती और न किसी जीव में कोई ऐसी अतीन्द्रिय क्षमता पाई जाती जिसका जड़ चेतन के साथ कोई सीधा संबंध नहीं हो। अणु अणु में संव्याप्त विराट चेतना। योग वशिष्ठ में बताया गया है, परमाणु निमेषाणाम लक्षाम शकरनास्वपि जगतक कल्प सहस्त्राणि सत्यानीव विभांतिलम तेष्वयन्तस्थैवान्तः परमाणु कणम प्रति भ्रांति रेव मंताहो एयमित्य भाव साते। हे राम, प्रत्येक परमाणु के एक क्षुद्र टुकड़े के भी छोटे लाखवें भाग के भीतर सहस्त्रों विश्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इन परमाणुओं में से प्रत्येक के भीतर भी वैसा ही दृश्य जगत विद्यमान है। यह आश्चर्य और अनहोनी जैसी लगती है, पर यह सत्य है राम। आकाश के अणु अणु में सुव्यवस्थित संसार समासीन है। उनके समाचार कौन जानता है? ज्ञान, शक्ति, प्रकाश रूप यह चेतना ही ब्रह्मा है। इसे जानना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताया है शास्त्रकार ने। किंतु हमारे सामने पदार्थ का एक विराट संसार दृष्टिगोचर हो रहा है। हम उसको भूल जाते हैं और विज्ञान को, वैज्ञानिक मान्यताओं को सत्य मानकर अंतः चेतना की उपेक्षा करने लगते हैं। विज्ञान शास्त्रकार की उपयुक्त धारणा को स्थिर करता है, उसे सत्य सिद्ध करता है। सूक्ष्मदर्शी निरीक्षण, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन से ज्ञात हुआ है कि मनुष्य का शरीर भी छोटे एवं अदृश्य परमाणुओं से ही बना हुआ है। इन्हें कोश या सेल कहते हैं। कोशिकाओं की रचना प्याज के छिलकों की तरह फैब्रिक पॉकर्ड सेल्स टिश्यू एक विशेष प्रकार की होती है। प्याज के छिलके की एक कोशिका अपनी पूरी प्याज की गांठ की तरह ही परत के भीतर परत वाली होती है। इस तरह सूक्ष्म वस्तु के भीतर भी एक नियोजित चेतना काम कर रही है। पेड़ पौधों की पत्तियां भी सांस लेती हैं। सांस लेने की क्रिया ये पत्तियां आगे निकले हुए नुकीले भाग से करती हैं। सबसे आगे का नुकीला कोश बहुत ही छोटा होगा। वह आकाश से वायु खींच कर पहुंचाता है। वायु में अकेली हवा नहीं होती, उसमें प्रकाश के कण भी होते हैं। इन्हीं वायु और प्रकाश कणों से वृक्ष और वनस्पतियों के भीतर ठीक वैसी ही चेतना काम करती रहती है जिस तरह मनुष्य शरीर में श्वास प्रश्वास क्रिया से ही सारे क्रियाकलाप चलते रहते हैं। छोटे से छोटे कोश में वायु, जल, प्रकाश, खनिज, लवण, धातुएं आदि विभिन्न वस्तुएं जिस जिस मात्रा और अनुपात में होती हैं, उसी अनुपात में उनका स्वरूप बनता और बिगड़ता रहता है। इस तरह प्रकृति में एक सुव्यवस्थित हलचल दिखाई देती रहती है। अणुओं के भीतर की यह हलचल विराट ब्रह्मांड में हो रही हलचलों की प्रतिच्छाया होती है। कुछ ऐसे तारों का पता लगाया गया है जो कालांतर में अपनी चमक बदलते रहते हैं। पृथ्वी में होने वाले ऋतु परिवर्तन को तो हम स्पष्ट देखते और अनुभव करते हैं ही। कुछ विशेष प्रकार के नक्षत्रों के अध्ययन से पता चला है कि आगे उनकी गतिविधियां क्या होंगी। यह निश्चित रूप से जाना जा सकता है। आकाश में कुछ ऐसे भी तारे हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, पर वे ध्वनि कंपनों से अनुभव में आते हैं।
वैज्ञानिकों ने इन तारों की खोज इस आधार पर की है कि जब कोई वस्तु हवा में तीव्रता से कंपन करती है तब उससे दबाव तरंगे भी तीव्रता से उत्पन्न होंगी। जब ये तरंगे कान से कुछ निश्चित परिस्थितियों में टकराती हैं तभी उस ध्वनि का अनुभव होता है और इसी तरह अनेक अदृश्य तारों के अस्तित्व का पता लगाया गया है। विज्ञान के अनुसार यह ध्वनि, यह परिवर्तनशीलता और यह विराट दृश्य परमाणु में विद्यमान है। तब फिर हम उस परमाणु की मूल सत्ता को ही क्यों ना जाने, ताकि उसे जानकर विश्व ब्रह्मांड को जान ले। योगाभ्यास हमें उसी सूक्ष्म दर्शन की प्राप्ति कराता है। इस विद्या के द्वारा मनुष्य परमाणविक चेतना में विश्वंभर शक्ति और उसके विराट स्वरूप के दर्शन करता है। अतः सत्ता के चैतन्य स्वरूप को समझना सर्वोपरि आवश्यकता है।